जब भी कोई छोटा मोटा अपराध होता है तो शक की सुई सबसे पहले कुछ गिने चुने बदमाशों की ओर ही जाती है, जिनका आपराधिक इतिहास होता है, जिन्हें हिस्ट्री शीटर कहा जाता है। लेकिन जरा सोचिए क्या हो कि अगर एक अपराध में एक ऐसे संदिग्ध का नाम सामने आए जो पहले से ही सलाखों के पीछे हो। साहब लगभग 3 किलो का माल गया है चोरी में। अभी अभी तो सीसीटीवी कैमरा लगाया था। चोरांना माहिती होतं, तभी सीसीटीवी बंद किया उन्होंने। हो, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने बाहर का सीसीटीवी कैमरा तोड़ा और अंधेरे का फ़ायदा उठा के अंदर आ गए और सारा सीसीटीवी फुटेज भी ले गए, जो भी रिकॉर्ड किया था सब कुछ। आप लोगों को किसी पे शक है? ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन क्या कहे साहब, हो भी सकता है। एक काम करा, अपने सारे वर्करों की लिस्ट, उनका नंबर, एड्रेस और सारी डिटेल्स इधर दे दो। ठीक है साहब। और चोरी में जो भी गहने चोरी हुए हैं उनकी लिस्ट भी। ठीक है सर। बोला ब्रेसलेट्स, चांदी से है क्या चाह? अजय भाऊ चाय पी लो। नंदू चाह गे। होता है। नंदू 2 हफ्ते में ये सारा काम पूरा हो जाएगा ना? ताई हो जाएगा पक्का, तुम्ही घाबरू नको। काय घाबरू नका रे, 3 दिवस झाले, इतना ही काम हुआ है अब तक। अरे ताई शुरू में काम थोड़ा धीरे ही चलता है, लेकिन देखना 2 हफ्ते के अंदर पूरी दीवार खड़ी हो जाएगी, कलर प्लास्टर वगैरह सब हो जाएगा। हाँ हो ही जाना चाहिए। वो क्या है ना, इस साल हम गणपति इथेच बसवणार आहे। कुठे होता तू रातला? अरे साहब आप सुनो ना साहब, अरे उसका मेरी तो था ही ना साहब। डंडे पड़ेंगे ना डंडे तेरे को, तो एक ही कहानी बार बार दोहराएगा तू। अरे साहब सुबह कोलम में वापस आए, आज सब सब। तेरे को मालूम है तू भी शामिल था? कौन है तेरा लीडर? साहब मैं नहीं था साहब। हाँ? आपने तो मेरा घर चेक किया साहब, कुछ भी तो नहीं मिला आपको साहब। घर में नहीं मिलता, लॉकअप में मिलता है। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। जाएगा ना सब बाहर आ जाएगा। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। प्रदीप पिटलं पाहिजे. नंदू काम कसं चाललंय तुझं? चांगलं चाललंय. ये काम खत्म होने के बाद कल्याण वाली साइड पे तेरे लिए काम ढूंढ के रखा है. प्रदीप तेरा काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है दादा, अभी 1 साल और काम चलेगा. तो तू एक काम कर, तू उसी काम में लगा रहे. कर्जत वाली साइड पे एक काम है जिसे मैं देख लेता हूँ. हो चालेल. बस बस
मैं था साहब वहाँ पे कर। गहने किधर है? और कौन था? वो अविनाश था साहब मेरे साथ। तुम दोनों ही थे? रेड़े में गिनता है मेरे को। और कौन कौन था? नंदू था साहब, नंदू वो था साहब मेरे साथ में, और सारे गहने भी उसी के पास है साहब। कौन है ये नंदू? नंदू नंदू वो किधर रहता है? तीन भाइयों का एक परिवार, सभी कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर थे। सबसे छोटा भाई, जिसके पास फिलहाल एक घर के काम का छोटा सा ठेका था, उसका नाम अब एक ज्वेलरी शॉप की चोरी में सामने आया था। हे थांब थांब, हे बघ नंदू कुठे राहतो? नंदू हा नंदू इधर ही बजरंग पाडावर राहता काही. नाही साहेब माहिती नाही. अरे यहाँ कोई नंदू बोल के है? नंदू एक नंदू गावित है साहब, मजदूरी करता है. नंदू गवित, हाँ वही नंदू गवित. कुठे है? साहब वो अगली गली में मिलेगा. गोपाल भाव के यहाँ काम पे लगा है, वो आंगन बनवा रहे हैं. हे थांब 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 थांब. हे इकडे नंदू कोण आहे? वो साहब मियाँ है. तू है? चल चल. क्या हुआ चल. मैंने क्या किया था? साहब कहाँ लेके जा रहे हो साहब? सो रही है, ज्वेलरी शॉप में चोरी की इसने. क्या बात कर साहब? मैंने कोई चोरी नहीं की. नाटक करता है मेरे साथ. चमड़ी उधर के रख दूंगा यहीं पर. मैंने कोई चोरी नहीं की साहब, मैं तो मजदूरी करता हूँ. चलेगा बस. चल चल चल. साहब आपको कुछ गलतफहमी हुई है, हम तो कब से एक साथ में काम करते हैं. अच्छा, इसका मतलब तू भी चोर है? तुम सब भी मिले हो इस चोरी में? साहब काय झालं साहेब? ताई देखो ना, ये लोग बोल रहे हैं मैंने चोरी. साहेब नंदू हमारे यहाँ काम करता है, वो चोरी नहीं कर सकता. तुम्हाला सगळं माहिती आहे. हाँ, घेऊ का तलाशी तुम्हारे घर की? इसका भाई भी दिहाड़ी मजदूरी का ही काम करता है साहब. ये अच्छा है. हाँ, दिन में मजदूरी और रात्रि चोरी. हाँ ए, चल चल ना चल. साहेब थांबा साहेब. अरे जाओ तो साहेब. साहेब ऐका माझा साहेब. साहेब अरे जाओ, कोई इसके भाई को बुला लो. जाओ चल चल लवकर, अरे काम संपवायचं. कमलेश भाऊ, कमलेश भाऊ, नंदू को पुलिस पकड़ के लेके गई. क्या? अरे लेकिन क्यों? उन्होंने बोला उसने ज्वेलरी शॉप में चोरी किया है. अरे लेकिन कहाँ लेकर गए उसे? नहीं मालूम, आप चलो बस. चल जल्दी. उन्होंने कहा कि नंदू ने किसी ज्वेलरी शॉप में चोरी की है. नंदू ने? हाँ. नंदू को यहाँ काम करते हुए 3-4 दिन हुए. कब हुई चोरी? काय माहिती कधी झाली चोरी, पण ते त्याला घेऊन गे. कहाँ लेकर गए मेरे नंदू को? यही तो किसी को नहीं पता. अरे लेकिन बिना वजह उसे कैसे उठा के लेके जा सकते हैं? किती वेळा सांगितलं त्यांना की नंदू ऐसा कभी नहीं कर सकता, पर वो उसे लेके गए. अरे पण कमीत कमी तुम लोगों ने उनको ये तो पूछा होता कि नंदू को वो कौन से पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं. अरे लेकिन अभी कैसे पता करूँ उसके बारे में? भाऊ सविता मैडम के पास चलते हैं, संगठन कार्यालय में, वो जरूर मदद करेगी. हाँ विष्णु बरोबर बोलतो है. चलो चलते हैं. क्या केला? क्या हुआ साहब? चल बता, किधर है 3 किलो के गहने? साहब मैंने कोई चोरी नहीं की साहब. बता, लूट का माल किधर छिपा है? कोई लूट नहीं की साहब मैंने. मला साहब आप लोगों को नहीं पता है कि उसे कौन से थाने लेकर गए हैं? नहीं मैडम, वो बस जल्दी जल्दी उसे रिक्शा में बिठा कर लेकर गए. ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे ढूंढना. बघा, हमारे एरिया में आसपास 6 पुलिस थाने हैं. कुठे कुठे शोधणार त्याला? मैडम मेरी मदद कीजिए, मेरा भाई बेकसूर है, सिर्फ 16 साल का है वो लोग उसे मारते मारते लेकर गए. हाँ मैडम, उसे मारते मारते लेकर गए वो. एक काम कर सकते हैं, उन सारे पुलिस थानों में चलकर देखते हैं. हो सकता है कहीं ना कहीं मिल जाए, या फिर ये पता लग जाए कि उसे कहाँ लेकर गए. ठीक है, चला.
चोरी रात में हुई थी, दिन में नंदू मजदूरी करता था। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं था जिससे नंदू का परिवार भी अनजान था? हाँ बता, कुठे आहेत दागिने? साहब मैंने कोई चोरी नहीं की साहब। नहीं मानेगा ना? हाँ? बोल किधर है? हाँ? हाँ? नहीं मैडम, नंदू गावित नाम की कोई एंट्री नहीं है। 2 कांस्टेबल्स लेकर गए थे। आपको पता है कि कौन से थाने लेकर गए होंगे? साहब एक थोड़ा लंबे कद का था और एक थोड़ा छोटे कद का। अरे बाबा, इतने कितने हवलदार आहेत और कितने थाने? एक काम करो, आप जैसे यहाँ पूछताछ के लिए आए ना, वैसे बाकी के थाने में भी जाके पूछताछ करो। जाओ। अगर आज सुबह अरेस्ट किया होता तो यहाँ लिखा होता, मालूम होता हमें। सिर्फ 16 साल का बच्चा है साहब, कोई चोर वोर नहीं है। ये सगळं ठीक है, लेकिन पहले पूछना चाहिए था ना कि उसे कहाँ लेके जा रहे हैं। वो बोले कोई ज्वेलरी शॉप चोरी का मामला है। कहाँ पर हुई है ऐसी कोई चोरी? ए गावड़े हो, तुझे मालूम है कोई ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है क्या? भला माहित नहीं, कौन से एरिया में चोरी हुआ? एरिया का ही तो पता नहीं है। पता नहीं तो मालूम कैसे चलेगा? ऐसी चोरी तो रोज जगह जगह होती है। कोई आइडिया? आसपास कहीं कोई गहने चोरी की? कब हुई थी ये चोरी? पता नहीं साहब, मेरे भाई नंदू को गलती से उठा के लेके गए इस चोरी के लिए। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि उसे कहाँ लेकर गए। अरे तो फिर ऐसा बोलो ना, मुझे लगा कि तुम्हारे कोई गहने चोरी हुए हैं। लोखंडे, मेरे को डेट नहीं मालूम, कोई नंदू है जो अरेस्ट हुआ है गहने चोरी के चक्कर में। उसका भाई आया है, वो उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए 2 दिन पहले ममता नगर एरिया में एक चोरी हुई थी। आप लोग ममता नगर पुलिस स्टेशन चले जाइए, वहाँ पर एक चोरी की कंप्लेंट दर्ज की गई होगी। नहीं, किसी नंदू गावित नाम की यहाँ एंट्री नहीं है। ज्वेलरी शॉप की चोरी की रिपोर्ट इसी थाने में दर्ज हुई है ना? हाँ दर्ज हुई है, मगर उसके बारे में किसी नंदू गावित को नहीं पकड़ा है। 2 हवलदार आए थे, मेरा भाई जहाँ पर काम करता है ना वहीं से उसे उठा कर लेकर गए। उन दोनों हवलदार में से किसी का नाम आपको पता है? नहीं साहब, ना किसी ने पूछा ना उन्होंने बताया। कैसा पता चलेगा? यहाँ कस्टडी में नहीं है, डायरी में उसका नाम नहीं है, मतलब उसको इधर नहीं लाया। बड़ी जाड़ी चमड़ी का। तो एक और डोज और क्या? सुन, अगर तूने शाम तक नहीं बताया कि तूने दागिने किधर छुपाए तो बिजली का करंट लगाऊंगा। सारा सच थूक देगा तो। जाने कहाँ ले गए उसे, किस हाल में होगा मेरा बच्चा। किसी को नहीं पता कि उसे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर गए। लेकिन सबको छोड़ के नंदू पे ही क्यों शक किया उन लोगों ने? साहब कृपा करा, नहीं, अगर आपकी मदद मिल जाए ना तो बहुत एहसान होंगे। नहीं साहब, आप नंदू को बचपन से जानते हैं ना, बचपन से जानते हैं। नहीं वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे नंदू ममता नगर पुलिस स्टेशन मध्ये आहे। क्या? हो, ममता नगर पुलिस स्टेशन? अरे लेकिन हम लोग तो वहां पर जाकर आए ना। और गोपाल भाऊ, आपको कैसे पता चला? नंदू ने मला फोन केला होता, उसने तेरे को भी फोन किया था, लेकिन तेरा फोन बिजी आ रहा था, इसलिए फिर मेरे को किया। हेलो गोपाल भाऊ, नंदू बोल रहा हूँ। नंदू? अरे नंदू, आयस कुठे तू? तेरा भाई तेरे को ढूंढने के लिए सारे थानों के चक्कर काट रहा है। मैं ममता नगर थाने में हूँ। कमलेश दादा को बोलो कि वो मुझे आकर ले जाए। ये लोग मुझे
छोड़ रहे। दादा को फोन लगाया लेकिन लग रहा नहीं है। हाँ ठीक है, तू काळजी करू नकोस, मैं अभी कमलेश को बताता हूँ। जल्दी आ भाऊ। चला। नंदू बहुत कमजोर और डरा हुआ लग रहा था। जाओ जल्दी जाओ, उसे वो छोड़ रहे हैं। मेरा भाई नंदू है यहाँ। आए लेकिन दोपहर को जब मैं आया था तब तो आपने वो दोनों हवलदारी तो लेकर गए थे नंदू को अपने साथ। कहाँ है नंदू? लॉकअप में ये मात्र बस सोडे त्याला या नंदू? दादा दादा, इन लोगों ने मेरे को बहुत मारा। ये क्या किया आप लोगों ने मेरे भाई के साथ? क्यों किया ऐसा? बोलू नको, संदिग्ध है ये। आणि या आता मी याला सोडतोय, लेकिन कल इसे थाने में आके हाजिरी देनी होगी। और हाँ, तुम सब लोगों के घर की तलाशी भी लेंगे हम लोग। अरे लेकिन क्यों? मेरा भाई चोर नहीं है। ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है, हमने एक संदिग्ध को पकड़ा, उसने तेरे भाव का नाम लिया, बोला नंदू ने करवाया ये सब। नंदू था साहब, नंदू वो था साहब मेरे साथ में। अरे साहब, मेरा भाई मजदूरी करता है, सब लोग जानते हैं यहाँ पर, हमें 12 साल से रह रहे हैं। नियत बदलते 12 सेकंड नहीं लगते आदमी की। नंदू तो उस इलाके का पुराना बदमाश है, नंदू खुपरे। मतलब आप लोग नंदू खुपरे को ढूंढ रहे थे और उसके बदले मेरे भाई को उठा कर लेकर आए, क्योंकि इसका नाम भी नंदू है। हमें खबर मिली थी कि जो चोरी में गहने लूटे गए हैं वो नंदू के घर छिपाए गए हैं। वो था साहब मेरे साथ में, और सारे गहने भी उसी के पास है साहब। कौन है ये नंदू? हो नंदू तो जेल में है। किसी चोरी के मामले में अंदर गया। मतलब बेल पे बाहर आया फिर चोरी किया? चेक करना पड़ेगा। वो बजरंगपाड़ा इलाके का है। हे बघ, नंदू कुठे राहतो? नाही साहेब, माहिती नाही। हाँ बोल मात्रे। वो नंदू कुपरे तो अभी भी जेल में ही है। इसका मतलब ये कोई और नंदू है तो जरूर को नंदू ही। चल पता करते हैं। चला। एक नंदू गावित है साहब, मजदूरी करता है। बरा, उसने बोला कि कोई नंदू गावित है। शायद यही वो नंदू। चल। तो आपने मेरे भाई को गलत पकड़ा और उसे इतनी बुरी तरह से मारा पीटा भी? जबान संभाल के बोलने का। हाँ, संदिग्ध है ये। अब सुन, मी उद्या येणार आणि तुझ्या घराची तलाशी घेणार, लेकिन उसके पहले नंदू को थाने में सुबह सुबह हाजिरी देने के लिए भेज देने का, समझा ना? अरे इसको एक सबक समझ के याद रखना। चल जा अभी। ऐसा लग रहा था कि ये मामला मिस्टेकन आइडेंटिटी का है। नंदू को शायद एक संदिग्ध के रूप में गलती से उठा लिया गया था और फिर उसे धमकी भी दी गई थी कि उसे अगली सुबह थाने में आकर हाजिरी देनी होगी। हिरासत में नंदू पहले ही बहुत तकलीफ झेल चुका था। हाजिरी की धमकी से वो कांप उठा और ये एक दुखद अनहोनी की वजह बन गई। मैं नहीं जाऊंगा उधर दोबारा। मैं चलूंगा ना कल तेरे साथ। हाँ, तू डर मत, तूने कुछ गलत नहीं किया है। भाई, मैं नहीं जाऊंगा उधर, वो फिर से मारेंगे मेरे को। नहीं नंदू,
कमलेश और प्रदीप जाएंगे ना तेरे साथ? हाँ? बेटा कल तुझे हाजिरी देने तो जाना ही होगा, नहीं तो वो लोग तुझे फिर से उठा के लेके जाएंगे और फिर ना बात और भी बिगड़ जाएगी बेटा। दादा मैं पाया पड़ता दादा, मैं नहीं जाऊंगा उधर। वो लोग बेल्ट से मारते, डंडे से मारते दादा, बहुत खतरनाक है वो लोग। देख तू अभी सो जा, हाँ? तुझे बहुत दर्द हो रहा है ना, तो आराम कर बेटा। लेकिन कल हमें हाजिर देने तो जाना ही होगा बेटा। नंदू बेटा हाजिरी के लिए तैयार हो जा। नंदू उठ जा बेटा, तैयार हो जा। देख मैं और प्रदीप हम दोनों चल रहे तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। चल शर्ट पैंट पहन ले। मैं कपड़े बदल के आता हूँ। कमलेश, नंदू बहुत डरा हुआ है, उसे पुलिस के साथ अकेला मत छोड़ना। मैं एक मिनट के लिए भी नंदू को अपनी आंखों से अलग नहीं होने दूंगा। छोटा भाई है मेरा, मेरे बेटे जैसा है। वो लोग हमारे साथ जो चाहे कर सकते हैं। किसी के यहाँ कुछ चोरी हो गया तो उन लोगों ने मेरे बच्चे को मारा, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम गरीब लोग जिंदगी भर तकलीफ में जीते हैं और उन लोगों को लगता है कि इनको और थोड़ी तकलीफ देती तो क्या फर्क पड़ेगा। बेटा तैयार हुआ कि नहीं? नंदू देर हो रही है, बाहर आ जा। नंदू दरवाजा खोल बेटा। नंदू, हे नंदू, नंदू दारूगढ़, नंदू दरवाजा खोल। दरवाजा खोल बाया। नंदू दरवाजा खोल। नंदू, नंदू दरवाजा उगाड़। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? दरवाजा तोड़ देते हैं। नंदू, नंदू, इसकी सजा इन लोगों को जरूर मिलेगी। मला का नहीं बोलवलं? कल ही उसे घर लेकर आए थे, कह रहा था वापस थाने नहीं जाएगा। मैंने कहा उससे मैं चलूंगा तेरे साथ, प्रदीप चलेगा, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि वो इतना डर गया कि खुद की जान लेने की कोशिश करेगा। तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो।
पुलिस थाने चलकर किसी बड़े ऑफिसर से बात करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी ना तो ऊपर तक जाएंगे। कमाल है, आप लोगों ने एक लड़के को हिरासत में लिया और उसकी डायरी में एंट्री तक नहीं की। जानते हैं अभी किस हालत में है वो? देखिए मैडम, मैं इस मामले की पूरी इंक्वायरी करूँ, सब पता लगाऊँ। आप पहले एफआईआर दर्ज कीजिए, और अगर नहीं करना चाहते तो बता दीजिए, मुझे आपके सीनियर से बात करनी होगी। हे बघा मॅडम, तुम्ही आधी शांत व्हा। ये कोई शांत होने वाली बात है? पहले शुरू में आपने एक लड़के को फालतू में टॉर्चर किया, उसके बाद अगले दिन उसे पुलिस स्टेशन आकर हाजिरी देने की धमकी दी। अभी जाके देखिए वो किस हाल में पड़ा हॉस्पिटल में। अहो मी म्हणालो ना, मैं कुछ करता हूँ। कीजिए, अभी एफआईआर दर्ज कीजिए। ये जो कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है ना आपके थाने में, इसके खिलाफ। लेकिन मैडम, मुझे पहले इस मामले की जांच तो करने दीजिए, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। आप विश्वास रखिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। ये वक्त है एक्शन लेने का। अगर आपने कुछ नहीं किया और उस लड़के को कुछ हो गया ना, तो इसके जिम्मेदार आप हैं। देखिए, लड़के की हालत बहुत सीरियस है, इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत हुई है और नसें भी फट गई है। लेकिन वो ठीक तो हो जाएगा ना? कुछ ऑपरेशंस करने होंगे, बस इतना ही कह सकता हूँ कि अभी उसकी हालत बहुत नाजुक है। काय रे, काय केलं तुम्ही? तुम दोनों ने उस नंदू के साथ ये क्या किया? हमें क्या करना साहब, ज्वेलरी शॉप चोरी केस में एक सस्पेक्ट ने उसका नाम लिया था। अरे पर पहले का उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड था? तुमने उसकी घर की तलाशी ली? जब आम्ही हेच पूछताछ तो करत होतो। तुम्हारे पूछताछ के बाद उस लड़के ने आत्महत्या की कोशिश की। त्याची कंडीशन क्रिटिकल है, माहिती है? हो सर, सुना हमने। तुम दोनों ने उसे इतना टॉर्चर किया? ऐसा कौन सा आरोपी है जो खाली सवाल पूछने से सब सच बता देता है? और साहब, जब भी कोई चोरी होती है तो हम लोग सस्पेक्ट लोग को पकड़ते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, उनसे जानकारी निकलवाते हैं। पर यहाँ तुमने एक गलत लड़के को उठाया था, उसके साथ इतनी सख्ती करने की क्या जरूरत थी? आम्हाला वाटलं की खोटं बोलतोय तो सच निकलवाने की कोशिश की साहब, बस। और साहब, जब भी कोई अपराध होता है तो सबका यही रोना रहता है कि पुलिस कुछ काम नहीं करती। अब किसी के मुंह से सच उगलवाना इतना आसान नहीं है सर। खरं म्हणतो तू, सोपं नसतो साहब। हमको एक सस्पेक्ट ने बोला कि बजरंगपाड़ा का नंदू इसमें शामिल है, तभी उसको उठाया। उठा लिया है ना, अब इसके सारे जवाब तैयार रखना। इसी लड़के को क्यों उठाया, इसके साथ इतना टॉर्चर क्यों किया? एफआईआर दर्ज होने वाली है। मुझे तुम दोनों से इस मामले में डिटेल स्टेटमेंट चाहिए। हो, उसे जबरदस्ती उठाया गया था, फिर पूरे दिन पुलिस थाने में रखकर उस पर टॉर्चर किया गया। ममता नगर पुलिस थाने। हो, हेलो, एक मिनट आई, उसके बड़े भाई से तेरी बात करवाती हूँ। कमलेश, मेरे दोस्त का फ़ोन, अखबार के लिए काम करता है, तुमसे बात करना चाहता है। हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। लो, बात करो। सर, नंदू गावित एक सस्पेक्ट था। उसके एक साथी ने ज्वेलरी शॉप चोरी के सिलसिले में उसका नाम लिया था। फिर उससे थोड़ी पूछताछ की गई, बस। फिर उसे जाने दिया गया और अगले दिन थाने में हाजिरी के लिए बुलाया। उसे किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई। कांस्टेबल गोविंद काकड़े और कांस्टेबल महेश होलकर पुलिस जांच की अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। न जाने नंदू गावित क्यों घबरा गया और सुसाइड करने की कोशिश की, जिसका कारण पुलिस की जांच तो बिल्कुल नहीं थी सर। इसलिए मैं आपसे इन दोनों की जमानत मंजूर करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। जमानत मंजूर की जाती है। वो उतनी चोटें सहन नहीं कर पाया, दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई भी बंद हो गई। वो ठीक तो है ना? वो अब नहीं रहा।
मुर्दाबाद, पुलिस वाले मुर्दाबाद, पुलिस वाले हाय हाय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस वाले मुर्दाबाद, जेलमध्ये टाका या गुन्हेगारांना, जेलमध्ये टाका या गुन्हेगारांना, पुलिस वाले हाय हाय, पुलिस वाले हाय हाय, पुलिस वाले हाय हाय। साहब, बाहर खूप गर्दी जमली आहे, ऐसा लग रहा है पूरी बस्ती यहाँ आई है। पकड़ा या गुन्हेगार हवालदारांना, पकड़ा या गुन्हेगार हवालदारांना, पुलिस वाले हेलो, पुलिस वाले गुड आफ्टरनून सर। ओके सर। संगठन वाले कमिश्नर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ते दोघं जण कुठे आहेत? कॉन्स्टेबल गोविंद, कॉन्स्टेबल महेश। साहेब, त्यांचे सेल फोनही बंद आहेत। सिर्फ एक दिन के विरोध प्रदर्शन के दबाव में आकर ये मामला क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच ने दोनों हवलदारों गोविंद काकड़े और महेश होलकर के खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ उनके खिलाफ गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखने और चोट पहुंचाकर गलत बयान कबूल करवाने का भी आरोप लगाया गया है। ये अदालत कांस्टेबल गोविंद काकड़े और कांस्टेबल महेश होलकर इन दोनों के जमानत का आदेश रद्द करती है और उन्हें तुरंत प्रभाव से हिरासत में लेने का आदेश देती है। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के बाद अदालत ने उन दोनों हवलदारों की जमानत खारिज कर दी है। उन्होंने अब हायर कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल की रिक्वेस्ट की है। अदालत अपना फैसला देने से पहले नंदू गावित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेगी। पुलिस का कहना है कि ये दोनों हवलदार इस वक्त कहां हैं, इस बात का उन्हें कुछ मालूम नहीं है। फिलहाल ये दोनों पहुंच से बाहर हैं। कमलेश गावित जी, ये केस वापस ले लो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है। कैसा ऑफर? 3 लाख। 3 लाख मेरे भाई के लिए? 11 साल पहले हमारे बाबा गुजर गए। तब से मैंने उसे पाला पोसा। मेरा भाई नहीं, बेटा था वो मेरा। जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन अब कुछ भी कर ले वापस तो नहीं आएगा ना वो। तो ये मामला घसीट के क्या फायदा? और तुम केस जीत भी जाओगे तो क्या मिलेगा? पैसा रख ले, काम आएगा। हाँ, पैसे तो काम आएंगे। हम लोग गरीब जो हैं, पैसों की कीमत हमसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है। लेकिन हम लोग मेहनत से और ईमानदारी से पैसा कमाते हैं। चाहे कितने बुरे हालात क्यों ना हो, हम लोग बेईमानी कभी नहीं करते। मेरा भाई नंदू भी बहुत ईमानदार था। उसने कभी चोरी नहीं की, चुपचाप काम करता था। लेकिन तुम लोगों ने उसे चोर ठहराया। मैं तुम्हारा दुख तकलीफ समझता हूँ, लेकिन जरा सोचो, वक्त के साथ ये तकलीफ ये दुख सब दूर हो जाएगा। लेकिन ये लड़ाई ये केस चलती रहेगी, घसीटती रहेगी, न जाने कब तक, और तुम्हें भी चूसती रहेगी, घूट घूट करके पी जाएगी। एक बात मानो, ये पैसा ले लो, हमारे काम आएगा। नंदू गावित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। कांस्टेबल महेश और गोविंद को एंटिसिपेटरी बेल दे दी गई है। नंदू के भाई को कई बार केस वापस लेने के लिए कहा गया, लेकिन नंदू का भाई और उसका परिवार इस तरह के किसी भी दबाव में नहीं आए। एडमिनिस्ट्रेशन का उसके परिवार को मदद का वादा अब भी खोखला वादा ही है। ज्वेलरी शॉप की चोरी का मामला अब भी सुलझना बाकी है, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। इस मामले के अपराधियों को क्या कभी सजा मिलेगी? और अगर मिलेगी तो क्या सजा मिलेगी? ये सवाल अब भी सामने खड़ा है। एक नाम की उधेड़बुन में नंदू पकड़ा गया, और सिर्फ इसलिए वो एक आसान सस्पेक्ट बन गया। वो हम नाम था उस नंदू का जिसका नाम जांच में सामने आया था, जो हिस्ट्री शीटर था और जिसका रिकॉर्ड पुलिस के पास था। काश एक बार डबल चेक कर लिया होता।
एक जवान लड़के को पकड़कर उसे इतनी बेरहमी से टॉर्चर करने से पहले जरा सी सावधानी बरती होती। कहना मुश्किल है, क्योंकि जिन्होंने इसे पकड़ा था और उस पर अत्याचार किया था, उनके लिए वो कौन था ये शायद मायने ही नहीं रखता था। वो शायद ये किसी के साथ भी करते जो भी उनके हत्थे चढ़ जाता। पुलिस थाने जाने के ख्याल भर से नंदू की रूह कांप गई। उसे अपनी जान लेना आसान रास्ता लगा। किसी अपराध को सुलझाने में, मुजरिम तक पहुंचने में पुलिस जिस तनाव और दबाव से गुजरती है वो हमें भी समझ में आता है। उनके तरीके कितने कठोर और कितने सख्त हैं ये वो खुद भी जानते हैं। वो खुद इस बात की समझ रखते हैं। लेकिन किसी भी पकड़े गए सस्पेक्ट के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार माफी के काबिल नहीं है। हम उम्मीद करते हैं इसकी सजा भी उतनी ही कठोर होगी। क्या हुआ बेटा? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? क्या बात है प्रगति बेटा? इतनी घबराई हुई क्यों? तुम तो जानती हो ना। एब्सोल्युटली सर। जी सर। सर वो मैंने आपके सब कार पेपर्स चेक कर लिए हैं। आप कभी भी आके अपनी कार डिलीवरी ले सकते हैं। सर तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि कल आके आप अपनी कार डिलीवरी लेंगे? क्या हुआ प्रगति? क्या हुआ? क्या बोलूं? मेरे बोलने का कुछ फ़ायदा है? हाँ, मुझे रोज़ हैरेस किया जाता है, मेंटली, फिजिकली, लेकिन आपको तो कुछ नज़र नहीं आता ना, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहती। तुम वापस इकबाल की बातों को लेके बैठ गई हो ना। प्रगति वो तुम्हारे पापा हैं। हाँ मैं मानती हूँ वो तुम्हारे सगे पापा नहीं हैं, लेकिन ऐसे बार बार उन्हें ब्लेम करके मुझे भड़काना बंद करो बेटा। जब तुम्हारे सगे पापा ने हमारी ज़िंदगी नर्क कर दी थी ना, तो यही इकबाल हमारे लिए खड़े हुए थे। अब अपनी ये कहानियां बनाना बंद करो प्लीज। माँ मैं कोई कहानियाँ नहीं बना रही, मैं झूठ नहीं बोल रही। कैसे बताऊँ आपको कि मैं किस नर्क में सांस ले रही हूँ। वीना सोच रही थी कि प्रगति का अपने सौतेले पिता इकबाल के लिए यह आक्रोश सिर्फ इसलिए है क्योंकि प्रगति वीना की दूसरी शादी से शायद नाराज थी। वीना कभी मान ही नहीं सकती थी कि इकबाल उसकी बेटी के साथ कोई गलत काम कर सकता है, जैसा कि प्रगति कह रही थी, क्योंकि इकबाल ही वो इंसान था जो वीना की हर मुसीबत में उसका सहारा बना था। तुम दिल के जख्मों को तो छुपा लोगे, लेकिन इन जख्मों का क्या? जिंदगी कागज पे लिखी कोई कहानी नहीं जिसे जब चाहे मिटा दो। मेरी 8 साल की बच्ची है, मेरे लिए सब कुछ आसान नहीं है। लेकिन मुश्किल भी तो नहीं है। एक औरत जो पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी है, उसके लिए अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी को संवारना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। आगे तुम्हारी मर्जी। या तो अपने घर में अपने पति के हाथों तिल तिल मरती रहो, या तो घर की दहलीज को लांग कर जिंदगी को गले लगाओ। फैसला तुम्हारा है, और तुम जो भी फैसला लोगी उसमें मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, एक दोस्त की तरह।
और बर्दाश्त नहीं होती है जिल्लत की जिंदगी। हम एक नई हवा में सांस लेंगे बेटा, हम एक नई हवा में सांस लेंगे। तुमने हमें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? और बेटा 9 साल तक तुम ये सब अकेली सहती रही। हम तेरे कितने पास रहते हैं बेटा, तुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमें आके बताए? मुझे तो बस यही लगता था आप लोगों को कभी ये गिल्ट ना हो कि आपने मेरे लिए गलत लड़का चुना। और फिर मुझे तो यही लगता था कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बीना, पर आप कुछ ठीक होते हो मुझे दिखाई नहीं दे रहा पापा। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। तेरे दर्द को देखकर दुख तो हो गए हमें। चाहे तू ये सब कुछ पहले बताती जब चुपचाप सह रही थी, या फिर अब बता रही जब तू उसे छोड़ के आई है। तुझे दुखी देखकर हम कैसे चैन से रह सकते बेटा? इकबाल, मैं इस तरह आपके साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहती। प्रगति अब बड़ी हो गई है, मेरा डिवोर्स भी हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि लोगों की बातों का गलत असर उस पर पड़े। आई डोंट हैव एनी चॉइस। या तो हम शादी कर लेते हैं या फिर इस रिलेशनशिप को यहीं पे रोक देते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ वीणा, और हर कदम पर तुम मुझे अपने साथ पाओगी। इस साथ का मुझे कुछ नाम चाहिए इकबाल, कोई मतलब चाहिए। अल्लाह, फौजिया 14 की है और साजिया सिर्फ 12 की। वो दोनों सुनेंगी तो क्या सोचेंगी? इकबाल, आप अपने ही हाथों से अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने की बात कर रहे हैं। देखो नसरीन, मैं वीणा से प्यार करता हूँ और उसे निकाह कर रहा हूँ। तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। तो ठीक है, जो आपके दिल में आए वो आप कीजिए, पर हम आपसे एक बात कह देते हैं कि हम उस औरत को अपने इस घर में कभी दाखिल नहीं होने देंगे, और तो और आपकी कंपनी में भी कभी काम नहीं करने देंगे। अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। बेटा, संचित तलाकशुदा है लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। ठीक है, अगर वो तुझे पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा रिश्ता ढूंढेंगे, अच्छा रिश्ता। हाँ बेटा, लेकिन ये इकबाल ही क्यों? मैं इकबाल से प्यार करती हूँ और उसने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। शादी के लिए बहुत से अच्छे लड़के मिल जाएंगे, लेकिन ये आप लोग जैसे सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इकबाल ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो ना ही मुझे धर्म बदलने के लिए कहेगा और ना ही प्रगति को। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। कांग्रेट्स वीना, कांग्रेट्स इकबाल। थैंक यू रश्मि। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, अब ये दोनों मियाँ बीवी हैं। नाउ चीयर्स फॉर देम। वीना इकबाल से प्यार करती थी, और वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। अपने खास लोगों के मुंह से उसने इकबाल के बारे में बहुत गलत बातें सुनी थी, लेकिन वो इकबाल से इतना प्यार करती थी कि उसे इकबाल में सिर्फ वही दिखता था जो वो देखना चाहती थी। तो रश्मि, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? अच्छे हैं, मुझे बहुत मिस करते हैं वहाँ। बहुत अकेलापन महसूस करते होंगे नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत। और तुम? मैं भी। हाँ, तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है।
8 महीने हुए होंगे नहीं? जी। वो फॉरेन कंट्री में और तुम यहाँ, बहुत अकेलापन होगा ना जिंदगी में? हाँ वो तो है। चलो एक बार, थैंक यू सो मच, बाय। रश्मि, हाँ अकेलापन बहुत ही खौफनाक और डिप्रेसिंग होता है। हाँ पर मैं खुश हूँ, वो भी खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नो, कभी कभी मैं भी बहुत ही अकेलापन महसूस करता हूँ। तुम तो अपनी कजिन को जानती हो ना, हम साथ में बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। मुझे लगता है हमें मिलते रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकें, अपनी मुस्कुराहट और अपने अकेलेपन को बांट सकें। ओके इकबाल, मैं चलती हूँ, बाय। प्रगति आ जाओ बेटा, खाना तैयार है। हेलो रश्मि, कैसी हो तुम? बहुत दिन हो गए, कोई खबर नहीं। अच्छा वीना, एक बात बता, तुम्हारे और इकबाल के बीच में सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, क्यों? नहीं, वो इकबाल आज मेरे ऑफिस आए थे, मुझे घर तक लिफ्ट भी ऑफर की, पहले भी कर चुके हैं। हाँ तो पता है मुझे, तुम्हारे बॉस भी तो उनके क्लाइंट ही है ना? वीना, वो इकबाल बहुत दिनों से मुझे कुछ हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए भी या नहीं। क्या? क्या? ये रश्मि की प्रॉब्लम क्या है? वो सोच भी कैसे सकती है कि मैं उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहता हूं? वो पागल हो गई है क्या? और उसके साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया? हाँ? मैं तो वही कह रही हूँ जो उसने मुझसे कहा। यू नो व्हाट मीना, तुम्हारे घर वालों ने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। मुझे हमेशा यह एहसास हुआ है कि वो हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये रश्मि भी यही कर रही है, हमें अलग करने की कोशिश कर रही है। उसने तो मुझे ये भी बताया कि आपने उससे कहा कि आप बहुत अकेला फील करते हैं। इकबाल मेरे होते हुए। What nonsense वीना। देखो वीना, मैंने तुम्हारी जिंदगी को सहारा नहीं दिया है, बल्कि तुमने मेरी जिंदगी को नए मायने दिए हैं, संवारा है मेरी जिंदगी को। और मैं जानता हूं कि यह रश्मि ऐसा क्यों कर रही है। भले ही वो तुम्हारी कजिन हो, लेकिन दिल ही दिल में वो तुमसे चलती है। ये गिफ्ट्स तुम दोनों के लिए। प्रगति, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। क्यों? ये ड्रेसेस तुम दोनों पे बहुत अच्छी लगेंगी। प्रगति, अपने पापा को पहन के नहीं दिखाओगे बेटा? ये क्या तरीका है? माँ, आप चाहती थी ना कि मैं बाहर आऊँ? मैं बाहर आई और उस आदमी ने मुझे जो दिया मैंने आपके लिए चुपचाप रख लिया। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कपड़े लेके आए हैं। अपनों को इतना ईगो दिखाना ठीक नहीं है बेटा, बस कपड़े ही तो पहन के दिखाने हैं।
आपका इकबाल कोई पहली बार मेरे ड्रेस लेकर नहीं आया है। वो तुम्हारे पिता हैं। सौतेले पिता। ठीक है, मान लिया वो तुम्हारे सौतेले पिता हैं, लेकिन बेटा ये ड्रेसेस तो तुम्हारे लिए हैं। 3 साइज छोटी ड्रेस। हर बार माँ, हर बार वो मेरे लिए इतने छोटे कपड़े क्यों लाता है? क्योंकि वो मेरी बॉडी को इन छोटे छोटे कपड़ों में देखना चाहता है माँ। आपको ये बात समझ में नहीं आती है ना? दिमाग में कचरा भर के रखा है तूने। खुले दिमाग से सोचना सीख प्रकृति, प्लीज। मुझे अपनी सोच बदलने की ज़रूरत नहीं है माँ, आपको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। इकबाल, प्रगति के बिहेवियर के लिए आई एम रियली सॉरी। उसमें सॉरी कहने की क्या ज़रूरत है? होता है, वो टीन एज में है और इस उम्र में बदलाव आते हैं, फिजिकली, मेंटली, हर तरह के। प्लीज़ तुम ये सब बातों को सीरियसली मत लो और उसे समझने की कोशिश करो। इकबाल, पता नहीं क्यों वो ऐसी बातें करती है मेरा दिल दुखाने के लिए। तुम्हें पता भी है वो कैसे? मीना, वो इतना कुछ पढ़ती है, इतना कुछ देखती है, कहानियाँ तो बनाएगी ना। और वो हर हफ्ते अपने असली पिता से भी तो मिलने जाती है, और वो इंसान तुम्हें कभी खुश नहीं देखना चाहता मीना। पता नहीं वो प्रगति को क्या क्या सिखाता होगा। इसलिए प्लीज़ तुम ये सब बात अपने दिमाग में मत लाओ। बस तुम खुश रहा करो, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। वीना को ऐसा कभी लगा ही नहीं कि उसकी बेटी प्रगति जो कुछ भी उससे कह रही थी उसमें कुछ तो सच हो सकता था। और दूसरी तरफ प्रगति की हालत ऐसी थी कि वो ये बात अपनी मां के अलावा और किसी को नहीं बता सकती थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। इकबाल के बुरे बर्ताव की खबरें वीना को अक्सर मिलती रहती। वीना थोड़ी देर के लिए सुनकर परेशान तो होती, लेकिन उसने कभी भी इन बातों पर यकीन नहीं किया। हेलो वीना जी, मैं संजय बोल रहा हूँ। संजय, इकबाल के ऑफिस से? जी हाँ। हाँ बोलो संजय। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ पर्सनल काम है। लेकिन संजय काम क्या है ये तो बताओ। वो क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? दरअसल मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अच्छा ठीक है, 1:30 बजे मेरा लंच ब्रेक रहता है तो हम तब मिल सकते हैं। हाँ संजय बोलो। वीना जी, बात यह है कि 2 महीना पहले श्वेता नाम की एक लड़की ने हमारे ऑफिस में ज्वाइन किया था। ओके। और एक दिन वो इकबाल सर के केबिन से भागती हुई बाहर आई और वो बहुत रो रही थी। श्वेता, क्या हुआ? और उसके 3 दिन बाद श्वेता ने नौकरी छोड़ दी। तुम कहना क्या चाहते हो? श्वेता ने मुझे बताया कि इकबाल सर उसके साथ फिजिकल होना चाहते थे। वो उसे अपने केबिन में बुलाते थे, इधर उधर हाथ लगाते थे, उसके सामने गंदे गंदे प्रपोजल्स रखते थे, उसे बाहर बुलाते थे, ऐसी ऐसी बातें करते थे जिसे सुनकर किसी को भी शर्म आ जाए। और श्वेता ने पुलिस कंप्लेन इसलिए नहीं की क्योंकि उसे लगता था कि इस सब से उसकी ही इज्जत उछलेगी। तुम्हें ये मदद चाहिए थी मुझसे? तुम्हारी बातों में अगर जरा भी सच्चाई है ना तो जाओ इकबाल से डायरेक्टली जाके बात करो, या फिर उस लड़की से कहो कि वो इकबाल से जाके बात करे। वो लड़की अब वापस नहीं आएगी। वीना जी, मैंने आपको ये सब सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि आप इकबाल सर की वाइफ हैं। मुझे ऐसा लगता है तुम ये सब कुछ मुझे मेरे कान भरने के लिए बता रहे हो। मेरे मन में मेरे पति के खिलाफ जहर घोल रहे हो। मुझे नहीं पता तुम्हें यहाँ पे किसने समझा बुझा के भेजा है, पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी संजय कि ये हथकंडे तुम कहीं और आजमाना। चलती हूँ मैं। Good afternoon. Every car sales and services.
वीना, वीना, हाँ वीना सुन, मुझे बहुत दिनों से तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बोल ना। वीना, तुम मेरी बेटी चंचल को तो जानती हो ना? हाँ। चंचल की एक बहुत अच्छी दोस्त है शीतल, और शीतल फौजिया की पक्की दोस्त है, इकबाल की बेटी। तो मुझे चंचल बता रही थी कि शीतल और इकबाल का कुछ चक्कर चल रहा है। वो उसकी बेटी की दोस्त है, उसकी उम्र की। आरती, तुम्हें ऐसी सुनी सुनी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि लोग वो नहीं कहते जो वो देखते हैं, वो कहते हैं जो वो समझते हैं। खैर, मुझे काम है, फिर मिलती हूँ। प्यारी माँ, माँ मैं जानती हूँ कि मेरे पापा एक बहुत ही बुरे इंसान थे, लेकिन सच तो ये है कि उनसे कहीं बुरा इंसान तो ये इकबाल है। हर रोज़ जब ये अकेले में मेरे साथ होता है, उस वक्त मुझे घुटन होती है। ये रोज़ मेरा फ़ायदा उठाता है, अपने गंदे हाथों से मुझे छूता है। लेकिन आपको ना तो कुछ नज़र आता है और ना ही आप मेरी बात पर यकीन करेंगी, क्योंकि इसने आपके ऊपर जादू कर रखा है। आप उसके मन में मेरे लिए प्यार तो देख पाती हैं, लेकिन वो हवस नहीं देख पाती जो इसकी आंखों में मेरे लिए है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? लेकिन जब मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, तब आप मेरा यकीन ज़रूर करेंगे। जब आप मेरी लाश देखेंगी ना, तब आपको मेरी हर बात याद आएगी। आपकी प्रगति। जी वो जावेद के घर वाले दिसंबर तक निकाह कर देना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फौजिया का क्या कहना है? लो भाई, इनकी मुस्कुराहट ने तो सब कुछ कह दिया। अब देर किस बात की? हाँ कह दो नसरीन, ये हमारे घर का पहला निकाह होगा, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हाँ जान, कैसी हो? आप कल आए नहीं? हाँ, वो मैं नसरीन के साथ था। एक्चुअली बात है कि वो फौजिया का निकाह तय हो गया है, और इसी सिलसिले में नसरीन को मुझसे कुछ बात करनी थी। आप आज रात आएंगे? हाँ हाँ ऑफ कोर्स जान, तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ? तुम में तो हमारी जान अटकी हुई है। लव यू। बोलो रश्मि। वीना प्लीज मेरे ऑफिस आ जाओ और इकबाल को साथ लेकर आना। क्या हुआ रश्मि? बस यहाँ पे आ जाओ और प्लीज उसे साथ लेकर आना। पर हुआ क्या है ये तो बताओ। बस तुम उन्हें लेकर यहाँ पे आ जाओ, वरना ये मैटर पुलिस तक पहुँच जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। वीना लेकिन हुआ क्या है? मुझे कुछ भी नहीं पता इकबाल, शायद वो किसी परेशानी में हो। परेशानी थी तो बता भी तो सकती थी ना, अपनी परेशानी दूसरों के सर क्यों डाल? इकबाल हुआ होगा कुछ। रश्मि क्या हुआ? सब ठीक तो है ना रश्मि? तुमने अचानक हमें फोन करके यहाँ बुला लिया, बात क्या है? हाँ, ये वही आवाज थी। हेलो, मैं रानी शर्मा से बात कर सकता हूँ?
जी बोल रही हूँ। सुजीत शर्मा आपके हस्बैंड है ना? जी आप कौन? ये आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। वो इसी की आवाज़ थी। वीना, ये आदमी इकबाल हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। इसने रानी मैम को फोन किया और कहा कि मेरे और इनके पति यानी कि मेरे बॉस के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो रश्मि? हाँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो इसी की आवाज़ थी। मैडम जरा अपने पति पर नजर रखिए। उसके ऑफिस में जो रश्मि है ना, आजकल दोनों बहुत घुल मिल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो रश्मि इतनी घुल मिल जाए कि आपको ही दोनों दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंके। आगे आपकी मर्जी। हेलो हेलो, ये क्या बकवास है? कोई आपको फोन करके आपके साथ बेहुदा मजाक करने की कोशिश करता है, उसमें मैं बीच में कहां से आ गया? और रश्मि, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। रानी जी ने यहाँ आकर मुझे और सुजीत सर को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन जब इन्होंने बताया कि किसी ने फोन करके इन्हें ये सब कहा है, तो मुझे समझने में 1 मिनट भी नहीं लगा कि घटिया करतूत इस इंसान की है। इसकी दाल मेरे आगे तो गली नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें इसके साथ यहाँ पर बुलाया। सब बकवास है, सब बकवास। ये सब तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम कभी नहीं चाहती थी कि मैं और वीना शादी करें, इसलिए हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती रहती। लेकिन इन सब में तुम मेरी फैमिली को क्यों ला रहे हो? मैडम, मुझे नहीं पता कि आपको कौन फोन कर रहा था। मुझे तो लगता है कि ये सारा खेल रश्मि खेल रही है, क्योंकि वो अपनी बहन से जलती है। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। रश्मि, ये मेरे पति हैं। वीना। थैंक्स वीना, एटलीस्ट तुम तो इनके बहकावे में नहीं आ रही हो। मुझे तो लगता है कि ये सब मिलकर हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वीना, तुम अंधे हो रही हो। बिल्कुल नहीं रश्मि, बल्कि अब तो सब कुछ मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। तुम बार बार मेरे और इकबाल के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही हो, और ये एक बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार तुम हम दोनों के बीच जहर घोलने की कोशिश कर रही हो। हाँ वीना, याद है तुमने मुझे कहा था वो कार में ड्रॉप करने वाली बात? सच तो यह है कि यही मुझ पे डोरे डाल रही थी। इसी ने मुझे बुलाया था और अब पूरी बात ही घुमा दी। एनीवेज, इनसे मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। लेट्स गो। लेकिन जब मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, तब आपको मेरी हर बात याद आएगी। प्रगति, 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 तू कहाँ बेटा? दरवाजे पर हूँ माँ, कब से बेल बजा रही हूँ। प्रगति, प्रगति, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया बेटा? तू क्या करने जा रही थी? तूने अपनी जान देने की सोची? बोलो, तुम अपनी जान देना चाहती थी? क्यों? क्यों बेटा? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं कि वो इंसान जिसे आप मेरा पिता बनाकर लाई है और चाहती है कि मैं उसे अपना पिता मान लूं, वो मुझ पर कितनी गलत नज़र रखता है। मुझे बार बार फिजिकली मोलेस्ट करता है माँ, और फिर ये सारी बातें अगर मैं आपसे आकर नहीं कहूँगी तो फिर किससे कहूँ माँ? और फिर जब आप भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करती तो फिर मैं रोज़ रोज़ मर कर जी रही हूँ। क्या करूँ मैं माँ, क्या करूँ? क्या मैं प्रगति के साथ छेड़खानी करता हूं? अपनी बेटी को मॉलेस्ट करता हूं? मैं इसके ऊपर हाथ रखकर कसम खाता हूं बेटा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। तू मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? जाओ, पुलिस में कंप्लेन करना चाहती हो, बेशक करो,
मुझे बदनाम करना चाहती हो ना, करो, लेकिन खुदा के वास्ते मुझसे ऐसे बेबुनियाद इल्जाम की सफाई मत मांगो प्लीज। बिना, मैं 2 बेटियों का बाप हूं, मेरी बड़ी बेटी का निकाह होने वाला है। प्रगति कहती है कि मैंने उसके साथ ऐसी जलील हरकत की। हाँ, मैं उसका सौतेला बाप हूं, लेकिन मैंने तुम दोनों को पूरे दिल से अपनाया है बिना। हाँ, मैं उसे मिलने जाता हूं, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए छोटी सी जगह बन सके इसलिए, उसकी जिंदगी में एक बाप की कमी पूरी हो सके इसलिए। और वो मुझ पे ऐसा इल्जाम लगा रही, इन सब का ये सिला दे रही है। तुम एक काम करो, एक चाकू लो और मेरे सीने के आर पार कर दो, लेकिन अल्लाह के वास्ते मुझ पर ऐसा बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ बिना। एटलीस्ट तुम तो मत लगाओ। मैं दुनिया से लड़ लूंगा, लेकिन अगर तुम अपनी नजरों में मुझे गिरा दोगी तो मैं मर जाऊंगा मैं। हैरत होती है कि वो ऐसा भी कर सकती है बिना। वो एक 16 साल की बच्ची है, उसे तो मैं माफ कर लूंगा, लेकिन तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ऐसी जलील हरकत कर सकता हूं? कैसे? क्या हुआ माँ? ग्रो अप प्रगति, और अपनी ये सारी हरकतें बंद करो। तो आप फिर से उस आदमी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। अब उसके लिए अंधी हो रही है माँ। तुम चाहती क्या हो? छोड़ दूं मैं उसे? जाने दो उसे? क्या मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है? तुम हर वक्त अपने बारे में ही क्यों सोचती हो? माँ, आप आईने में वो देख रही हैं जो आप देखना चाहती हैं। अब वो तो देख ही नहीं रही जो असल में वो आईना आपको दिखाना चाह रहा है। क्या सब इकबाल के खिलाफ कहानियां बना रहे थे? ऐसी क्या बात थी कि सबके बार बार इकबाल के खिलाफ बोलने के बाद भी वीना का इकबाल पर विश्वास अटल था? क्या सच कभी वीना के सामने आ पाएगा? वैसे सवाल यह भी है कि सच आखिर था क्या? तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बात मान ली? नहीं ना, माने की भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मुझ पर यकीन करती है। तुम एक बहुत ही नीच इंसान हो। ये सब कहने का क्या फायदा प्रगति? अब होगा वही जो मैं चाहूंगा, है ना? तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए सच से समझौता कर लो। और सच ये है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। अरे, अब जब तुम जान ही गई हो कि तुम्हें इसी सच के साथ जिंदगी गुजारनी है, तो कम से कम दरवाजा मुस्कुरा के तो खोला करो। गुड बाय स्वीटहार्ट, कल मिलते हैं। और मैं जानता हूं कि कल तुम जब दरवाजा खोलोगी तो तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान होगी। गुड बाय।
इकबाल आ रहा है खाने पर? हाँ, लेकिन तुम उन्हें पापा कह के बुलाओगी तो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब तक तो आप सिर्फ सुनती आई थी और मैं जानती हूँ आप सुनी सुनाई बातों पर तो यकीन नहीं करती। आज देख भी लीजिए कि ये पापा रोज अपनी बेटी के साथ क्या करते हैं। तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बात मान ली? नहीं ना, मानेगी भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मुझ पर यकीन करती है। तुम एक बहुत ही नीच इंसान हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम्हें। ये सब कहने का क्या फायदा प्रगति? अब होगा वही जो मैं चाहूंगा। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सच से समझौता कर लो। और सच ये है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। और मैं जानता हूं कि कल तुम जब दरवाजा खोलोगी तो तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान होगी। ये वो सच है जो मैं रोज जीती हूँ। हाय बेटा, क्या बात है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मीना, क्या बन रहा है खाने में? क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? इसने फिर से कुछ कह दिया तुम्हें? हाँ प्रगति, क्या कहा अपनी माँ से? उसे क्यों बार बार डिस्टर्ब करती रहती हो तुम? हाँ वीना, वीना, खबरदार जो मेरी माँ को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो। ये क्या कर रही हो तुम? क्या पट्टी पढ़ाई इसने तुम्हें? तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बात मान ली? नहीं ना, मानेगी भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मुझ पर यकीन करती है। तुम एक बहुत ही नीच इंसान हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम्हें। ये सब कहने का क्या फायदा प्रगति? सब झूठ है, वही जो मैं चाहूंगा सब झूठ है। मुझसे उलझने की कोशिश कर रही हो तुम? हाँ, छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर रख दूंगा तुम दोनों को। अगर ये क्लिप किसी को दिखाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो जीना आराम कर दूंगा तुम दोनों का, जीना आराम कर दूंगा। वीना, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। पुलिस इकबाल को जगह जगह ढूंढ रही है। पुलिस को की गई ये शिकायत वापस ले लो। देखो, मेरी बेटी फौजिया का निकाह तय हुआ है। अगर रिश्तेदारों में बात पता चली तो हमारी तो नाक कट जाएगी। मेरी बेटी फौजिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये शिकायत वापस ले लो। अल्लाह के लिए ऐसा मत करो। माँ, नसरीन जी, उस इंसान ने बहुत दिनों तक मुझे तड़पाया है, खेला है मेरे साथ, और मैं ये बात बाहर जाकर किसी से कह भी नहीं सकती थी। लेकिन आज मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है। अब मैं ये कंप्लेन वापस नहीं लेने वाली। उस इंसान ने जो घटिया हरकत की है मेरे साथ, उसकी सज़ा तो उसे ज़रूर मिलेगी। वो ना तो एक अच्छा इंसान है और ना ही एक अच्छा पिता। और अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगी तो वो न जाने और कितनी लड़कियों के साथ ऐसी हरकत करेगा। हो सकता है कि ये सब कुछ किसी और घर में भी हो रहा होगा। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे और आगे जाके मेरे साथ क्या होगा, इसकी परवाह किए बिना मैं ये सब कुछ खुद जाकर बताऊंगी। शायद इसे देखकर वो लोग भी आगे आएंगे जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। इकबाल को अरेस्ट करने में कुछ वक्त लगा। उसने माँ और बेटी को डराने के सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। एक काबिल वकील ने प्रगति का केस अपने हाथों में लिया और इकबाल की घटिया हरकतों से पूरी दुनिया को रूबरू करवाया। प्रगति और वीना अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश कर रही हैं। इकबाल को सेक्शन 354A के तहत असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन विद द इंटेंट ऑफ आउटरेजिंग हर मॉडेस्टी और पॉक्सो
यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के सेक्शन 12 के तहत गिरफ्तार किया गया है। जब गलत करने वाला कोई बाहर का होता है तो उसे पहचानना हमारे लिए आसान होता है। हम उसे ठीक करने का हर संभव प्रयास करते हैं, उसकी शिकायत दर्ज करते हैं, गलत करने वाले को सजा दिलवाते हैं। लेकिन जब गलत करने वाला हमारे घर के अंदर का ही हो तो ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसके साथ गलत होता है वो अक्सर इस द्वंद में रहता है कि वो अपनी ये बात किससे कहे, कोई ऐसा जो उसकी बात पर विश्वास करे, सही कदम उठाए। इस बात का डर भी रहता है कि कहीं उसकी बात का गलत मतलब तो नहीं निकाल लिया जाएगा। हम प्रगति की हिम्मत की दाद देते हैं कि उसने अपने साथ हो रहे अपराध के खिलाफ आवाज उठाई और सही कदम उठाकर उस इंसान को कानून के हवाले करवाया। जब भी कोई बच्चा किसी के खिलाफ गलत हरकत करने की शिकायत करे या कोई ऐसा बर्ताव जिसमें बच्चा अनकंफर्टेबल फील करे तो उसे नजरअंदाज ना करे, बल्कि उस बात पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। परसों यानी रविवार को हम लेकर आएंगे एक और ऐसा ही केस जहां घर के अंदर ही किसी अपने ने अपने के ही साथ किया विश्वासघात। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।